try to just ice breaking the topics, what the topic says, design thinking, critical thinking, and innovative design. And from where this topic has been derived, कहाँ से ये टॉपिक आखिर निकल कर आया, कौन लेकर आया इस वर्ड को डिजाइन थिंकिंग, कि आज ये बच्चे लोग को अननेसेसरी पढ़ना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है फालतू का भाषण, कोई तो लेकर आया होगा इस भाषण को कि मजबूर हैं सुनने के लिए। तो इन द एंशियंट टाइम बहुत सारे फेलियर्स हुए, बिग फेलियर्स हुए, और बिग फेलियर्स के बाद बहुत सारा इनोवेशंस हुआ। आप लोग पढ़े होंगे 3rd ईयर 4th ईयर में, डिजाइन थिंकिंग से अलग एक टॉपिक आया 5S। 5S को इंट्रोड्यूस कौन किया? टोयोटा ने 5S को इंट्रोड्यूस किया, और वो इसलिए था ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ईच एंड एवरीथिंग हाईली सिस्टमेटिक हो सके, कौन चीज कहाँ रखना है, कैसे सॉर्टिंग करना है, मतलब वो सब चीजें पे थी उनका, मतलब कोई नया डिजाइन को लेकर के नहीं था। लेकिन 5S एक ब्रेकिंग थ्रू हुआ इंडस्ट्री में। तो जब टोयोटा ने लाया और 8-10 साल बाद लोगों को महसूस हुआ कि टोयोटा इसलिए फेमस हो रहा है बिकॉज ही हैज इम्प्लीमेंटेड 5S। तब 5S कहाँ आया? बुक में आ गया। टीकीएम की किताब में 5S इंट्रोड्यूस कर दिया गया, मैनेजमेंट की बुक में 5S को इंट्रोड्यूस किया गया। तो इसी तरह से नए चीजें जो एंटरप्रेन्योर एक्सरसाइज करते हैं, वही एक्सरसाइज लेटर ऑन इट कम्स ऑन द सब्जेक्ट्स। So this is also design thinking. Some in the early 70s or 80s, Steve Jobs first exercised these tools, design thinking, but it has not exercised in the systematic manner. I will tell you the little story about that in the due time of the lectures. Rather to Steve Jobs, a Stanford University, just a Stanford University put some scholars to case study of the Apple, why he has gone so drastically importance in the field of the higher upper income groups of the society. ये इतना अचानक क्यों अपर इनकम ग्रुप ऑफ सोसाइटी में पॉपुलर हो गया, एंड देयर इज नो सच अल्टरनेट टिल डेट। तो कोई अल्टरनेट भी नहीं हो पाया। तो स्टैनफोर्ड ने पहले डिजाइन किया इसको। द डिजाइन थिंकिंग कोर्स हैज बीन इनिशियली डिजाइन बाय द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डिजाइन किया, और ये एक बहुत बड़ा सिलेबस है, ठीक है। वी विल ट्राई टू कवर इट ऑल द थिंग्स विद इन 1 आवर लेक्चर, बट एक बड़ा सिलेबस है कि कुछ भी हम डिजाइन करते हैं, चाहे कोई सर्विस डिजाइन करते हैं या कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, ठीक है। There are two major things: either you are going to start any ventures in the form of services, or you are start a venture in the form of products. Like a engineering college, the service providing institutions. Some Maruti, Tata, Mahindra are the product producing ventures. So design thinking is applicable for both. Design thinking has been designed in such a way that can be fruitful for both the sectors, either service sector or product sector. दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट उतना ही रहा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आया, आज का टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग, ये दोनों आपस में भाई जैसे हैं, ठीक है, बट डिफरेंस है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब डिजाइन थिंकिंग के जितने भी स्टेप्स हैं, if you start analyzing each and every step in further breaking modes, suppose you are analyzing the idea of anything, I will tell you how to analyze the idea. So, and if you try to go deeper inside, breaking into each and every components very critically, the term is called critical thinking. Innovative design is basically design thinking is derived from the innovative designs. When the Stanford University realized that how to design an innovative idea and how to succeed an innovative idea, or how to make a proof of concept of any ideas.
From there, he has formulated one syllabus called design thinking. So all are interrelated: innovative designs, critical thinking, and design thinking. इनोवेटिव डिजाइन्स की अगर हम बात करें, चूंकि हम बैक से ऊपर चढ़ रहे हैं, तो इनोवेटिव डिजाइन की बात करें तो आजकल पहले डेस्कटॉप था, हम लोग टेबल पे रखते थे कंप्यूटर्स को, वो कहलाया डेस्कटॉप। अब गोद में रखने लगे तो कहलाया लैपटॉप, है ना। आजकल एक रोल टॉप आया है, उसको क्या कर रहा है, उसको पेन की तरह रोल कर दे रहा है स्क्रीन को। तो ये इनोवेशन हो गया, नया इनोवेशन आया। तो इनोवेशन जो है हमेशा सोसाइटी के लिए फायदेमंद हो ये जरूरी भी नहीं है, और हमेशा ये सक्सेस हो जाए एंटरप्रेनर के लिए, वो पैसा बैक कर दे, ये भी जरूरी नहीं है। तो इसके लिए कि हम ऐसा इनोवेशन करें कि वो सही रहे और समाज को फायदा दे, साथ साथ मुझे पैसा भी दे। मेन पैसा है, समाज को फायदा दे ना दे ये मेरा कंसर्न नहीं है। ये सोशल साइंस वाले समझे कि वो समाज का क्या इफेक्ट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरा ये कंसर्न नहीं है। मेरा कंसर्न है कि हाउ टू गैदर द इकोनॉमी। ठीक है, यही मेरा कंसर्न है। डिजाइन थिंकिंग का कंसर्न है कि अगर हम कुछ बनाते हैं तो सक्सेस होने चाहिए, वह स्प्रेड होने चाहिए, चाहे हम सपना ही क्यों ना बेचें। हम सपना भी बेचते हैं, ठीक है, डिजाइन थिंकिंग में हम सपना भी बेचते हैं, और सपने बेच करके भी पैसे लाते हैं, और बाद में सपना है वो रियलिटी कभी होगा नहीं, तब तक हम पैसा कमा चुके होते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एंटरप्रेनर हैं जो स्टार्ट करते हैं ये सोच कर कि चलो हम सपना बेचते हैं, और बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर आए और सपना बेचे कि हम आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% देंगे, 40% देंगे, और लोग उस सपने में घिर जाते हैं। और जब तक उनको एहसास होता है कि नहीं ये तो सपना था, तब तक बैंक कमा चुका होता है, भाग भी चुका होता है। तो ये जो क्रिमिनल माइंड के लोग होते हैं उसको अलग तरीके से इनोवेशन को यूज करते हैं, उसको सोचते हैं चलो सपना ही बेच देते हैं, हमसे तो होगा, हो नहीं पाएगा, 30% तो हम दे ही नहीं पाएंगे, चलो झूठ बोल देते हैं और शॉर्ट टर्म गोल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये सब जो भी चीजें हम बोल रहे हैं ये सब डॉक्यूमेंटेड चीजें बोल रहे हैं, मेरे मन की कोई चीजें नहीं है दुनिया में। मेरे पास कोई भगवान से कनेक्शन नहीं है कि भगवान ने ऊपर से कुछ एंट्री मारा मेरे दिमाग में और हम बोल रहे हैं। ये सब चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। चाहे आप हाउ टू सेल अ ड्रीम, ड्रीम भी, इसको सबसे अधिक अगर कोई एक्सरसाइज कर पा रहा है हाउ टू सेल अ ड्रीम, तो आज के जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो ड्रीम बेचते हैं। उनके पास जाइए तो आपको बिना एनालाइज किए हुए, आपके कैंडिडेट को बिना एनालाइज किए हुए वो बोल देंगे हाँ आपका बेटा तो डॉक्टर बन जाएगा, आपका बेटा तो आईएएस बन जाएगा, आपका बेटा ये बन जाएगा वो बन जाएगा, तमाम तरह की बातें हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम तो स्लाइड्स पे आते हैं, और जो इसके जो कुछ कुछ कंपोनेंट्स हैं, जो टेक्निकल रियल कंपोनेंट्स हैं, उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद लेटर ऑन धीरे धीरे चर्चा करते रहेंगे, ताकि आप मोटा मोटी समझ सके, एक इंटरफेस हो सके कि व्हाट इज डिजाइन थिंकिंग। अगर कोई भविष्य में आपसे इस शब्द को लेकर चर्चा करे, तो मेरा उद्देश्य है कि 1 घंटा में आप इतना समझ सके कि ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई वैसा डिफिकल्ट चीज नहीं है। हम परसीव कर चुके हैं कि ये ऐसा चीजें हैं, ऐसे ऐसे इसमें होता है, ये कंपोनेंट है, मतलब आप इंटरफेस हो चुके हैं कंप्लीटली कि डिजाइन थिंकिंग क्या होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर में थोड़ा सा हिंदी ज्यादा इंकॉर्पोरेट कर दिए हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है किसी को हिंदी से? संतोष? नो रिस्पॉन्स, कोई बात नहीं। Shall I continue in Hindi or I continue in English? हाँ हेलो। हाँ हाँ सर, संतोष, लैंग्वेज नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है। So is the screen visible? Is the screen visible to all? Is a screen visible to all? Yes sir. Yes sir. Okay, 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 okay. So
what is basically a design thinking? Whenever you start thinking to find the ultimate solution through a systematic mode of the uh, through a systematic operations or systematic stages, the thinking process is called a design. So we make a thinking process highly systematic in a highly chronological orders, database things. Much noise is coming. इको हो रहा है संतोष बहुत ज्यादा. हेलो, ठीक है. So what is design thinking? ठीक है. Whenever we start thinking to design any object or anything on the basis of the questions, on the basis of the data, and when we try to formulate the data to conclude at one point, the whole process is called thinking. Design thinking, or you can say ki the process of thinking is highly designed with the help of the data, with the help of the query, with the help of the assessment, testing, prototyping. Whatever you have an idea, and the idea, if you start validating the idea, starting from the consumer levels to the entrepreneur levels, in between we are taking a feedback, assessment, so many things. The thinking is called highly designed based on the data. So here some steps how to start with the design thinking. So it begins from the users. Okay. So end users or clients, you can say, customer, a stakeholder, all are the same persons, borrower, lender, whatever may be. The player or the components associated with the entrepreneurship, all the stakeholders or all the members that affects the entrepreneurs, all must take under the consideration of thinking. Thinking means we are gathering the data basically. Design thinking means not we are sitting in the on the chair and just start thinking and concluding on the very good designs. Not aisa nahi hai. We are just collecting the data, and just after collecting the data, we are trying to interpret it in such a way that we can conclude in the very useful manners. That is called design thinking. See here, there is a big slides. Design thinking is a human-centered and collaborative approach to problem solving that is creative, iterative, and practical. Why iterative? Iteration is must. Creative is also must. Why creative? Creative means you are just replacing the other existing items available in the market. So your new item must be highly creative, that have the potential enough to replace the free existing objects. है कि नहीं? हम कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मार्केट में उतार रहे हैं जिसमें क्रिएशन नहीं है, तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट है वैसा ही उतरेगा, तो फिर मेरा ऑब्जेक्ट जाकर के उसको रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं है. जैसे ही हम कुछ क्रिएशन करेंगे इसमें, वो क्या होगा, कुछ फीडबैक आएगा, पॉजिटिव फीडबैक आएगा, निगेटिव फीडबैक आएगा. पॉजिटिव फीडबैक आता है तो कोई इशू नहीं है, चलो अच्छी बातें हैं, पॉजिटिव फीडबैक आ रही है, मार्केट और बढ़ेगा. अगर निगेटिव फीडबैक आती है तो क्या करेंगे, इटरेट करेंगे. इसलिए है इटरेटिव. हम इटरेट करेंगे, फिर से उसको मॉडिफाई करेंगे, फिर मार्केट में भेजेंगे, फिर फीडबैक लेंगे, और जितना बार हम फीडबैक लेते रहेंगे वो रिफाइन होते चला जाएगा, और लास्ट में प्योरली रिफाइंड हो जाएगा वो चीजें. इसलिए नई कोई सॉफ्टवेयर आती है तो उसमें तमाम प्रॉब्लम रहती है बनी हुई. फिर लोग फीडबैक भेजते हैं तो फिर वो करेक्ट होता है, फिर प्रॉब्लम आती है, फिर फीडबैक भेजते हैं, फिर करेक्ट होता है. तो इटरेशन जो है वो रिफाइन करता है परफेक्शन की ओर, और परफेक्शन होने के बाद वो क्या है, हाईली प्रैक्टिकली हो पाता है. तो ये क्रिएटिव और इटरेटिव दोनों बहुत जरूरी है किसी एक नए प्रोडक्ट्स के लिए अगर हम मार्केट में ला रहे हैं. आप जस्ट इमेजिन कि यू आर पोरिंग अ टी इन अ कप, और एक कप में आप चाय डाल रहे हैं. चाय डालते अगर कप पूरा फिल्ड अप हो गया, अगेन यू आर पोरिंग, व्हाट विल हैपन, इट विल स्प्लैश आउट ओवर द टेबल. उसके बाद भी हम कंटिन्यूइंग टू पोर इनसाइड द कप, what will happen, it will just go down and it can
splash over the floor also. So कहने का मतलब है कि अगर आपको और ज्यादा डालना है चाय, तो पहले की जो कप चाय रखा था उसको खाली होना चाहिए। तो उसको खाली करने के लिए जो मार्केट में प्री एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसने एक जगह बनाया है दिमाग में लोगों का, जो ह्यूमन सेंटर्ड है। वो ह्यूमन सेंटर्ड इसलिए है कि अगर फेयर एंड लवली मार्केट में है तो फेयर एंड लवली ने एक जगह बनाया है। अब उसको लोगों के दिमाग से निकालने के लिए कुछ ऐसा क्रिएटिव लेकर आए कि लोग उसको छोड़ दें। जैसे देखा होगा क्या होता है कि अभी हम टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं, थोड़ा दिन बाद आता है ये लीजिए नमक वाला टूथपेस्ट, है ना। तो नमक वाला अब लोगों को लगता है कि नमक फायदेमंद है कि नहीं है वाला चीजें हैं, सपना हमने बेच दिया नमक वाला टूथपेस्ट। तो पहले से जो ह्यूमन सेंटर्ड टूथपेस्ट था, अब वहां उस ब्रेन से खाली होना शुरू होता है थोड़ा 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 थोड़ा, और ये फिर पेनिट्रेट करता है। तो क्रिएटिविटी जो है ह्यूमन सेंटर्ड जितने भी पहले से रिसीव किए हैं ब्रेन में, नहीं हमको यही लेना है, हम तो यही खाते हैं। अब जो ओल्ड एज आदमी होते हैं, नहीं हम तो बोरो प्लस ही लगाते हैं, दूसरा सब बकवास है। तो बोरो प्लस को मार्केट से बाहर करने के लिए हमको क्रिएटिव लेकर आना पड़ेगा, और ऐसा ही कुछ टैगलाइन डालना होगा जो बोरो प्लस के पास है उसको लगे कि नहीं ये तो बड़ा गड़बड़ है। जैसे कि बाल बहुत ज्यादा वायल है आपका, स्किन को डैमेज कर सकता है, ये लीजिए नया प्रोडक्ट, ये लीजिए। और उसको बार बार इटरेट भी करना पड़ता है। इटरेटिव दो मैटर में है, एक तो फीडबैक वाइज इटरेशन है, दूसरा है कि एक प्रोडक्ट को हम बार बार इटरेट करके मार्केट क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक केस स्टडी है, एक चॉकलेट है उसका केस स्टडी है जो बुक में डॉक्यूमेंटेड है। उसका नाम है मोटेन। वो बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई। कंपनी बंद हो गई, बट बंद हो गई उसका रीजन अलग है कि बंद हो गई। तो मोटेन जब आई तो उससे पहले केवल शुगर बेस्ड चॉकलेट्स मार्केट में अवेलेबल हुआ करते थे, ठीक है, शुगर बेस्ड। जस्ट शुगर को मेल्ट किए, कंसंट्रेट किए और डाई में डाले और जस्ट प्रिपेयर किए। और देयर आर सो मेनी कलर्ड फ्लेवर, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग, और दैट वाज इन द मार्केट। क्या क्या हम भूल गए सर, मोटेल या मोनेट ऐसा कुछ था, मैं जस्ट दिमाग में नहीं आ रही है ये। तो वो जो चॉकलेट थी, वो चॉकलेट फर्स्ट टाइम मिल्क बेस आई थी। तो मिल्क बेस आई थी, कोई खरीदता ही नहीं था, क्या दूध का चॉकलेट खरीदना है, पेड़ा ही खरीद लो। अब मार्केट क्रिएट नहीं हो रहा है, मार्केट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो उस कंपनी ने क्या किया कि मार्केट तो क्रिएट नहीं कर पाया माउथ टू माउथ, बट दुकानदार के पास जा जाके उसके रिप्रेजेंटेटिव पूछना शुरू किए कि आपके पास ये चॉकलेट है क्या, आपके पास ये चॉकलेट है क्या। और इतना बड़ा इटरेशन हुआ उस चीज का, उन लोगों को लगा कि लगता है कोई बड़ा ब्रांड आया मार्केट में। और तब तक मार्केट में प्रोडक्ट था ही नहीं। उसके बाद प्रोडक्ट बना और उसके मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव आए कि ये चॉकलेट है, वो खरीदना है क्या। अब पहले से क्रिएट किया हुआ इतना उसके दिमाग में क्रिएट कर दिया गया था कि इस चॉकलेट के बारे में, कि सब दुकानदार पूरा खरीद लिए उसको। जब खरीद लिए तो दुकानदार का काम उसको पुश करके आगे बढ़ाना, जो पैसा दुकानदार लगा चुका है। अब दुकानदार इसके फेवर में खेलना शुरू कर दिया, ठीक है भैया ये चॉकलेट लीजिए, ये अच्छा है, ये अच्छा है, नया चॉकलेट आया है, नया चॉकलेट आया है। अब मार्केट पकड़ लिया। तो ग्राउंड पे कैसे काम करना है, ये बेसिकली एक मार्केट स्ट्रेटेजी भी है और प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी है। ये तो मार्केट स्ट्रेटेजी की बात की है। दूसरा अगर केस स्टडी की हम बात करें तो स्टीव जॉब्स को ही ले लीजिए। स्टीव जॉब्स ने जब शुरू में जिस कंपनी में काम कर रहे थे, वो कंपनी ने इनको निकाल दिया था यह बोलकर कि ये पागल टाइप का आदमी है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। क्योंकि ये हमेशा सिंप्लिसिटी में बात करता था, कोई अगर प्रोडक्ट को कलर कर दे तो अनअवार्ड हो जाता था, गुस्सा करने लगता था। कोई प्रोडक्ट में आलतू फालतू के बहुत सारे फीचर डाल दें तो गुस्सा करने लगता था। तो इसको कंपनी ने निकाल दिया। निकालने के बाद कुछ दिन तक वो इंडिया में रहे, इधर उधर घूमे, इंडिया में बहुत समय व्यस्त किए। उसके बाद फिर गए तो उन्होंने एप्पल का नया जो प्रोडक्ट था उसको लेकर आया उसने। तो फिर से वो कंपनी से कांटेक्ट की, एप्पल इनका फाउंडिंग नहीं था, कांटेक्ट किया और फिर वहां गए। तो उन्होंने सिंपली कहा कि मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट चाहिए जो यूजर बेस हो, यूजर को कलर नहीं चाहिए, यूजर को क्वालिटी गारंटी चाहिए, मेंटेनेंस गारंटी चाहिए, और उसके पास कोई भी वायरस का वायरस जो है सो अटैक ना करे, इस तरह की गारंटी चाहिए। बाकी कोई कलर वालर मुझे पसंद नहीं है। तो लोग समझे ही नहीं कि नहीं ऐसा नहीं लेंगे। लेकिन इससे पहले इतना मार्केट सर्वे कर चुके थे, ये पूरे मार्केट के आदमी थे, इनको कोडिंग वोडिंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन मार्केट के जबरदस्त आदमी थे। मार्केट में सर्वे कर चुके थे कि जो एग्जिस्टिंग मोबाइल्स हैं, एग्जिस्टिंग लैपटॉप, उसमें बहुत समस्याएं हैं, आए दिन हैक। और उस समय तो बहुत सारा हैक होती थी, आजकल कम हो गया।
आए दिन हैक हो जाता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो वो अमेरिकी मार्केट को भांप चुके थे कि अमेरिका को क्या चाहिए, और लोग मानने को तैयार नहीं थे। नहीं, गूगल को रिप्लेस कैसे कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कैसे कर देंगे, विंडो को रिप्लेस कैसे कर देंगे, लोग तैयार ही नहीं थे। जो जितना लोगों ने बोला कि हम नहीं कर सकते, गूगल को हटा नहीं सकते, वो सबको पहले सैक कर दिया, हटा ही दिया, कंपनी से हटा दिया, चलो तुम ही को हटा देते हैं। वक्त लगा, फिर तैयार हुआ। आप गूगल का पैकेट अगर देखेंगे तो सिर्फ 2 ही कलर है, व्हाइट और ब्लैक, और कुछ नहीं है, लेकिन क्वालिटी है। तो डिजाइन थिंकिंग जो है ऐसे ही पैदा होती है कि यूजर के पास क्या नीड्स है, यूजर क्या चाहता है, और फिर उसको कंपाइल करना है, कंपाइल करने के बाद आगे बढ़ना है। ये दिख रहा है ऊपर? अच्छा, इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, लेकिन थोड़ा समझने की जरूरत है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम बनाते हैं डिजाइन थिंकिंग से, ठीक है, तो ये हमको देखना चाहिए कि अगर हमने प्रोडक्ट बनाया है 100 रुपए का, तो मार्केट में चलेगा कि नहीं चलेगा, बिजनेस वायबिलिटी है कि नहीं है। बिजनेस वायबिलिटी मतलब कॉस्ट, बिजनेस वायबिलिटी का मतलब है कॉस्ट, कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो प्रोडक्ट मार्केट सुटेबल है कि नहीं है, लोग परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे, अफोर्डेबिलिटी है कि नहीं है उनके पास। दूसरा आता है किसी प्रोडक्ट को डिजाइन करने से पहले उनका डिजायरेबिलिटी, आदमी को जरूरत है कि नहीं है यार, हम ऐसे ही डिजाइन कर दिए, उनको जरूरत है भी कि नहीं है, रियली उनको जरूरत है तो डिजाइन करेंगे। डिजाइन वैसा करेंगे कि वायबल हो, वो खरीद भी सके। अब हम जा करके काली हांडी उड़ीसा में डिजाइन कर दें, पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता है काली हांडी के बारे में उड़ीसा में जगह है काली हांडी, काफी मैंने इंडिया का सबसे पुअरेस्ट प्लेस है, अगर गूगल करेंगे तो इंडिया का सबसे पुअरेस्ट प्लेस में आएगा। 3 जगह है, काली हांडी और 2 और है, तीनों उड़ीसा में है। तो वहां के लिए डिजाइन कर दें और कीमत रख दें बहुत ज्यादा, तो नहीं चलेगा। तीसरा है कि जो हम डिजाइन करने जा रहे हैं वो फिजिबल है कि नहीं टेक्नोलॉजिकली। टेक्नोलॉजी फिजिबल का मतलब ऐसा नहीं कि हम जो सोच रहे हैं वो अमेरिका से बनवा लेंगे, तो फिर कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। जो मेरे पास एग्जिस्टिंग सेटअप है, जो मेरे पास एग्जिस्टिंग मशीनरी है, चाहे वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म में हो, चाहे वो हार्ड मशीनरी के फॉर्म में हो, उस एग्जिस्टिंग मशीनरी से जो हम सोच रहे हैं उसको डेवलप किया जा सकता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी फिजिबिलिटी। अगर टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है, हम बना ही नहीं सकते हैं, तो फिर सोचने का कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आप सोचते हैं तो टेक्निकली फिजिबल होना चाहिए। टेक्निकली फिजिबिलिटी में बहुत सारे पैरामीटर आएंगे, एक्चुअली ये थिंकिंग है। जब क्रिटिकल थिंकिंग में जाएंगे तो ये टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी में बहुत सारे पैरामीटर चलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं, यहाँ का एनजीटी क्या बोलेगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या क्या बोलेगा, बहुत सारे पैरामीटर चलने शुरू हो जाएंगे, तब फिर वो चला जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग में, ठीक है। लेकिन सिंपली जो थिंकिंग की बात कर रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकें कि ये होता क्या है, एक इंटरफेस आपके पास हो जाए कि जो डिजाइन थिंकिंग होती है वो किस तरह से होती है। अब ये आया बुक इस फॉर्म ऑफ डिजाइन थिंकिंग। इससे पहले हम आपको एक बाउंड्री के तहत समझाने की कोशिश कर रहे थे कि डिजाइन थिंकिंग क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन अभी ये आया बुक इस फॉर्म ऑफ डिजाइन थिंकिंग। डिजाइन थिंकिंग में whenever you open the chapter of books, we will find 5 components. It begins with the empathy, define, ideate, prototype, and test. In some other books, in the place of define, you may find out reframe also. So ये जो फॉर्मेट है ये स्टैनफोर्ड का फॉर्मेट है। Empathize, define, ideate, prototype, and test. This is the format of a Stanford University. स्टैनफोर्ड ने ऐसा डिजाइन थिंकिंग बोला। टोटल जो बुक में अवेलेबल है एटलीस्ट 8 to 10 टाइप्स ऑफ डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस अवेलेबल है, ठीक है, 8 to 10 टाइप्स। तो अगर कोई बोले कि नहीं यहाँ तो वैसा लिखा था, तो वो भी सही है, ठीक है। ये कोई किताब की चीज तो है नहीं, ये तो लोग केस स्टडी से लेकर आए हैं और फिर बुकलेट तैयार किए हैं। तो स्टैनफोर्ड ने ऐसा बुकलेट तैयार किया, किसी और कुछ और भी तैयार किए हैं, और कोई और तैयार किए हैं। तो लेकिन मोटा मोटी सब एक ही तरह का है, मोटा मोटी सब एक ही तरह का है। तो हम 1 by 1 शुरू करते हैं। एम्पैथाइज क्या है? एम्पैथाइज का सिंपल मीनिंग है कि इफ यू वांट टू पुट योरसेल्फ इन अदर सिचुएशन इज कॉल्ड एम्पैथाइजिंग। मान लो कोई दुख दर्द में है, किसी के घर में दुख दर्द है, और आप जाके उसके पास दुख दर्द बताते हैं, तो उसके साथ हो जाते हैं, उसकी भावना आपके साथ जुड़ जाती है, और आप फिर उसके दुख दर्द को समझ भी पाते हैं। जब तक दुख दर्द को ना समझेंगे आप सॉल्यूशन दे नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से प्रोडक्ट में भी होता है। अगर किसी को प्रोडक्ट, मान लो कोई किसी एरिया में सबको ऑर्थराइटिस है, बहुत ज्यादा ऑर्थराइटिस प्रोन एरिया है,
तो जब तक आप जाएंगे नहीं, उनका क्या प्रॉब्लम है, हम मेडिसिन बनाएंगे इनके लिए, कितना पैसा ये अफोर्ड कर पाएंगे उस मेडिसिन के लिए, कैसा मेडिसिन चाहिए उनको, उनका इकोनॉमिकल हालत क्या है, किस एज ग्रुप के आदमी हैं वो लोग। तो एम्फेथाइज में जितना पॉइंट्स आप बनाते हैं, जितना पैरामीटर बनाते हैं, उतना डेटा डिजाइन थिंकिंग का स्ट्रांग होता चला जाता है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारे डेटा बनाने हैं किसी भी केस को लेकर के। अगर आप कोई प्रोडक्ट साबुन लॉन्च करना चाहते हैं, फ्लोराइड फ्री सॉप आजकल बहुत फेमस है, फ्लोराइड फ्री सॉप। जब इमलगेशन करते हैं हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का किसी भी वायल के साथ मेक अ सोप, knowingly or unknowingly there is a fluoride formation and the fluoride is highly dangerous to the skin, और स्किन के लिए बहुत खतरनाक होता है। तो फ्लोराइड फ्री सॉप जो है डिफिकल्ट हो गया आजकल बनाना। तो आप अगर फ्लोराइड फ्री सॉप मार्केट में है अवेलेबल, अगर बनाते हैं तो ये ध्यान देना होगा कि हम किस कस्टमर ग्रुप को पकड़ेंगे। तो फिर उसी कस्टमर ग्रुप का हमको डेटा लेना है, फालतू का हमको एक्सरसाइज नहीं करना है कि हम चले जाएं किसी स्लम में जिनका बेचारे का पैसा दिन भर का कमाते हैं 50 रुपया और उनको 200 का साबुन बेचने बिकेगा ही नहीं। तो एम्पैथाइज में आपको उनके सिचुएशन में रखना है। यू हैव टू पुट योरसेल्फ इन द सिचुएशन ऑफ द कस्टमर एंड रियलाइज द नीड ऑफ दैट कस्टमर। अकॉर्डिंगली वी हैव टू मेक वेरियस पॉइंट्स, and after making a various point you have to further analyze those points to define the needs. So एम्फेथाइज के बाद क्या है, डिफाइन। हम बहुत सारे चीजों को, दुख दर्द को और उनके सिचुएशन को समझ गए। समझने के बाद हम क्या किए, अब हम अपने अनुसार उनको सोच रहे हैं कि आखिर इनका कष्ट है क्या। तो समझ गए कि इनका कष्ट रियल में ये है। लेकिन उस कष्ट के बाद after finding out the problem that the customer have, we are just try to analyze, ठीक है, कि ये है। After analyzing we can conclude this is the fault. So this is the definition. We have defined the fault, we have defined the gaps, the products gap, research gap, whatever may be gap, we have defined the gaps. After defining the gap, you are trying to make an idea. Again, idea is not a one. For a certain problem, idea may be 1,000, 100, 200. For a single problems, you have a 10 types of solutions. So there are 10 ideas. For a same problems, we may have a 100 types of ideas, so 100 solutions. अब आपको सोचना है कि इस आइडिया को लेकर मूव करें, क्योंकि इसके बाद पैसा लगना है आपको। यहाँ तक तो खाली दिमाग लग रहा था, एम्पैथाइजिंग में भी पैसा लग रहा है, सर्वे कर रहे हैं, लेकिन आइडिया के बाद तो प्रोडक्ट बनाना है, प्रोटोटाइप करना है, तो पैसा लगना है इसके बाद। तो उन सारे आइडिया को फिर से हम एनालाइज करते हैं, और एनालाइज करने के बाद किसी एक जगह पे पहुंचते हैं, चलो ये आइडिया परफेक्ट है। सो बेस्ड अपॉन दैट परफेक्ट आइडिया वी आर ट्राइंग टू मेक अ प्रोटोटाइप अकॉर्डिंग टू द आइडिया। उसके बाद हम प्रोटोटाइप को बनाते, और प्रोटोटाइप को फिर हम मार्केट में छोड़ देते हैं। किस लिए, वैलिडेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उनका फीडबैक लेते हैं, भाई हम जो बना कर दिया था वो काम कर रहा है रियल में, हम बोले थे कि आप गोरे हो जाएंगे, गोरे हुए कि नहीं हुए। तो बोला नहीं भाई गोरा हो गया, फेयर लवली लगाया तो गोरा हो गया, ठीक है। अब पता नहीं भैंस को लगाएगा तो गोरा होगा कि नहीं होगा, भैंस तो काली होती है, नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो केवल गोरे ही लोगों को बेच दिया, कोई और बढ़िया बात है, प्रोटोटाइप वैलिडेट हो गया। मतलब आपको वहां पर जो भी करना है कीजिए। जस्ट हम जोकिंग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाईली टेक्निकल टर्म है, हाईली सीरियस टर्मिनोलॉजी है, उसको आपको विचार करना है, प्रोटोटाइपिंग करना है, प्रोटोटाइप के बाद फिर टेस्ट करना है, मतलब इटरेट करना है, वैलिडेट करना है, और फिर उसको मार्केट में अगर लगे कि आ गया तो छोड़ देना है। तो इसमें चांसेस बढ़ जाते हैं आपके एक किसी भी प्रोडक्ट के सक्सेस होने के, क्योंकि आपने गैप कहाँ से उठाया है, कस्टमर से। उनका कष्ट था, उसके कष्ट को आपने सॉल्यूशन किया। तो जब कष्ट को सॉल्यूशन किया, उनके अकॉर्डिंग किया, मतलब उनका इकोनॉमिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग किया, उनका सिचुएशन जो क्लाइमेट सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग किया, सब कुछ उनके अकॉर्डिंग किया, तो लेंगे क्यों नहीं, लेंगे ही लेंगे। जब सब कुछ इनके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही सॉल्यूशंस हैं, तो वो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। जितना हम भाषण दिए होंगे वही सब होगा, इसमें ज्यादा कुछ होगा नहीं, ठीक है। इम्पैथी जो स्टार्ट करते हैं हम लोग, एम्पैथाइजिंग करना, डेटा रिट्राइव करना, अपने आप को उस सिचुएशन में रखना, रखने के बाद उनका ओपिनियन लेते हैं और उनसे जो भी करते हैं, और वो क्यों करते हैं वो भी हमने बताया क्यों करते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ डेटा कलेक्टेड थ्रू एम्पैथाइजिंग, जो भी एम्पैथाइजिंग से डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो सारे डेटा को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, और उस ब्रेन स्टॉर्मिंग से एक प्रॉब्लम पे पहुंचते हैं, और उस प्रॉब्लम के बाद फिर हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिफाइन करते हैं। हम डिफाइन नहीं लिखे, रिफाइन करते हैं, एक खास प्रॉब्लम पे आते हैं, फिर उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन को मूव करते हैं।
अब ये आइडिया है, अभी हम बताया कि आइडिया मेनी हो सकता है, उस मेनी आइडिया को किसी एक पे जाना है, तो यहाँ पे दो टर्म हमने यूज किया है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। हम आगे आएंगे इस पे, ये डाइवर्जेंट क्या है और कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, ठीक है ना। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग को अगर कन्वर्ज कर पाते हैं तो कन्वर्ज करने के बाद यूनिकनेस पे पहुंचता है। अगर आप पहुंच गए कि ये अब आइडिया यूनिकनेस हो गया, तो फिर हम प्रोटोटाइपिंग में जाएंगे। तो 10 आइडिया को लेकर के हम प्रोटोटाइप कैसे बनाएंगे, 10 को प्रोटोटाइप बनाना पड़ेगा। इट्स हाईली कॉस्ट कंज्यूमिंग एंड इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग। कॉस्ट कॉस्ट कंज्यूमिंग तो है ही, और इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। तो हम 10 आइडिया लेते हैं, उससे एक को पहुंचते हैं। अब यहाँ आते हैं प्रोटोटाइपिंग में। प्रोटोटाइपिंग में जो हम आपको बताया कि टेस्टिंग, इवैल्यूएशन, इटरेशन, रिफाइनिंग सब कुछ करते रहते हैं इसी में, प्रोटोटाइपिंग में। हमको मैक्सिमम समय यहाँ देना चाहिए लोगों को प्रोटोटाइपिंग के लिए, ताकि प्रोडक्ट जो है ज्यादा रिफाइन हो सके। समय भी फटाफट निकल रहा है, इसको देखिए, जल्दी खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो है ये स्टैनफोर्ड मॉडल नहीं है, ठीक है। स्टैनफोर्ड मॉडल में जाएंगे तो थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस है, ये स्टैनफोर्ड मॉडल नहीं है। एक मॉडल है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ से मैं इसको लेके आया हूँ, ठीक है मैं बताऊंगा बाद में। एक्चुअली स्टैनफोर्ड मॉडल में ये फ्रेम को डिफाइन किया है, और यहाँ पे फ्रेम क्या, बात एक ही है, सब एक ही चीजें हैं, समझे, सब एक ही चीजें हैं, बस देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन द प्रेजेंटेशन एंड नथिंग एल्स। So here you can see empathize. In other model also the area covering graphs for empathize, frame, ideate and prototype. Here all are equal, na? The color shaded area of empathize, frame, ideate and prototype all are equal. But in the model of Stanford, all are not equal. They are highly Stanford, even Stanford model is highly accurate and highly systematic. स्टैनफोर्ड मॉडल में उन्होंने बताया कि किसमें कितना अधिक समय लेना है, उसके अनुसार एरिया को ज्यादा कवर किया। अगर एम्फेथाइजिंग में बहुत ज्यादा समय पे करना चाहिए आदमी को, तो एम्फेथाइजिंग एरिया बढ़ा दिया। डिफाइन करने में जो डेटा आया है, डेटा को निकाल के हमको प्रॉब्लम डिफाइन करना, तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। फिर आइडिया को बहुत ज्यादा स्पेस दिया है, आइडिया के लिए बहुत ज्यादा स्पेस दिया है स्टैनफोर्ड ने, ये आइडिया में बहुत ज्यादा समय लगाइए आप। और फिर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में भी समय लगाइए और टेस्टिंग में भी, लेकिन उससे ज्यादा सबसे अधिक अगर समय पे किया स्टैनफोर्ड ने तो आइडिएट को लेकर किया। यहाँ सबके लिए बराबर बराबर हमने रखा है। तो यहाँ पर डाइवर्ज का क्या मतलब है कि हम अगर n नंबर्स ऑफ एम्फेसिंग डेटा लेते हैं, जैसे एज, सेक्स, उनका इकोनॉमिकल वैल्यू, उनका प्लेस, एनवायरमेंट, डिजीज, जो भी हम डेटा लेते हैं, उनका इंजॉयमेंट का क्या है, कॉस्मेटिक्स का क्या है, कुछ भी एक n नंबर्स ऑफ डेटा इफ यू रिट्राइव फ्रॉम द यूजर्स, एंड व्हाट विल यू डू दैट डेटा, just increasing the data day by day. So it's a diverging. You are increasing the data day by day. So emphasize word is here written in the diverging things. So our objective is to increase the database. ठीक है? And after collecting the database, you are trying to reduce the data in the form of प्रॉब्लम फाइंडिंग और प्रॉब्लम मेकिंग ऑफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स। ठीक है, सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए क्या करते हैं हम लोग, बहुत पढ़ते हैं, बहुत डेटा लाते हैं। अब इतना डेटा लाते हैं को डाइवर्ज होते होते इतना बड़ा बैंक बन जाता है। अब इतना बड़ा, बहुत बड़ा बैंक बन गया, उस बैंक को फिर हम रिड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए ताकि प्रॉब्लम तो एक ही लाना है हमको, बनाना तो प्रोडक्ट एक ही है। तो हमको एक प्रॉब्लम पे आना होगा कि हम क्या प्रॉब्लम है इनका, तो हम उसको फिर धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू करते हैं, फिल्टर करके, ऑप्टिमाइजिंग टूल लगाकर। इसमें बहुत सारे, बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें आप टूल लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्टिमाइजिंग टूल हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और फिर एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि क्या सही है क्या सही नहीं है। आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्टिमाइजिंग टूल्स है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको एक खास पॉइंट पे आ सकते हैं। बहुत सारा एल्गो है, इसको डिफिनेशन के लिए एक स्पेशल एल्गो डेवलप किया एक साइंटिस्ट है रसिया का, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट, एंड द एल्गो वाज वेरी फेमस दैट टाइम, और एल्गो वाज वेरी फेमस। स्पेशल एल्गो है ट्रिक या ट्रेस बोल के, एक स्पेशल एल्गो है जो कि एम्फेथाइजिंग डेटा, जो मतलब सब्जेक्टिव डेटा को ऑप्टिमाइज कर। जनरली हम लोग जो टूल यूज करते हैं वो एक, उसको हम लोग नॉर्मलाइज करते हैं वैल्यू को, कि एक डेटा पॉइंट लाकर उसको नॉर्मलाइज करते हैं, फिर उसके अनुसार आगे मूव करते हैं, मतलब उसको किसी भी सेंटिमेंट को हम डेटा में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सेंटिमेंट को
सेंटीमेंट को ही किसी एल्गो से कन्वर्ट करते हैं एआई लगा करके। ऐसा भी टूल्स अवेलेबल है कि हमको उसको एक डेटा नॉर्मलाइजिंग डेटा नहीं लाना है, सीधा सीधा ही कन्वर्ट करना है और प्रॉब्लम पे आना है। प्रॉब्लम आने के बाद हम क्या करें, आइडिएट में देखिए फिर डाइवर्ज हो रहा है। So again, there are n numbers of ideas. We are spending a time, and based upon the spending times, our idea is generating day by day. So after spending suppose 10 days, we have generated 100 idea or 2000 ideas. But you have to farm one idea. हमको एक ही आइडिया पे तो फार्म करना है, 100 आइडिया क्या करेंगे लेकर के? तो फिर क्या करते हैं, फिर उसको प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए किसी एक पर पहुंचते हैं कि चलो ये इसको लेकर के प्रोटोटाइप बना रहे हैं, इसी को टेस्ट करेंगे, इसी को वैलिडेट करेंगे और फाइनली ये वैलिडेट होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ और हम आपको बता देते हैं कि ये डिफाइन में ही थोड़ा सा आप पढ़ाते हो कि हम डिफाइन कैसे करते हो, क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। ये तो हो गया कि डिजाइन थिंकिंग में ऐसा ऐसा डेटा आ रहा है। कभी कभी समस्या क्या आती है, सपोज आप कल्पना कीजिए, कभी कुछ कहानी सुने होंगे आप कि 5 ब्लाइंड मैन हैं, देयर आर 5 ब्लाइंड मैन, 5 अंधे आदमी हैं और क्या कर रहे हो, और उनके सामने एक बहुत बड़ा हाथी है। ठीक है, 5 अंधे अंधे आदमी हैं और उनके पास बहुत बड़ा हाथी है। क्या चैट बॉक्स में, हाँ, 5 ब्लाइंड मैन हैं और उनके उनके पास बहुत बड़ा हाथी है। एक ब्लाइंड मैन जाता है, उनके ट्रंक को छूता है, इसको सूंड बोलते हैं, और बोलता है कि दिस इज अ स्नेक, ये स्नेक है, और एम्फेथाइज कर लिया कि ये स्नेक है, और उसने नोट डाउन कर लिया कि ये स्नेक है। दूसरा कोई जाता है और उसके ईयर को टच करता है और बोलता है नहीं दिस इज अ फैन, और फिर वो एम्फेथाइज में लिख दिया कि ये फैन है, इसके लिए कुछ हमको सोचना है। कोई और गया और उसके पूंछ को छुआ और बोला कि नहीं ये कुछ और है। ठीक है, कोई और पार्ट को छुआ, मान लो कोई लेग को छुआ, बोला कि नहीं ये तो पिलर की तरह है, पिलर है। तो इस तरह से डिफरेंट व्यूज को अगर हम एनालाइज करते हैं एक साथ रख करके, तब किसी एक डिफिनीशन पे पहुंचते हैं। तो कन्वर्जेंस का मतलब यही है। कन्वर्जेंस का मतलब है कि आप बहुत सारे डेटा को लेकर आए, बहुत सारे डेटा को लेकर आए, ठीक है, और बहुत सारे डेटा को लाने के बाद ये सबका अलग अलग, किसी एक का मतलब निकालेंगे सब अलग हो जाएगा, लेकिन सबको एक साथ क्लब करके अगर हम मतलब निकालते हैं तब एक डिफाइन होगा, तब एक फ्रेम में आएगा। उसी को रीफ्रेम बोला गया है, उसी को डिफाइन बोला गया है। तब हम डिफाइन करके बोलेंगे कि नहीं ये एक हाथी है, अब इसके लिए हमको आइडिया सोचना है। तो इसीलिए एम्फाथाइज का मतलब है कि आप बहुत सारे डेटा कलेक्ट करते हैं और एक डेटा का कोई मतलब नहीं होता। अगर कोई आदमी एक डेटा कलेक्ट करता है तो कोई मतलब नहीं होता है, वो फेल हो जाता है। इसलिए एन नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट करने के बाद रियल सिचुएशन कन्वर्ज करके मालूम चलता है कि रियल सिचुएशन में क्या था। तो डाइवर्ज किए, एक एक पहलू को टटोले, खंगाले, पहचाने, और उसके बाद फिर हम क्या किए, कन्वर्ज किए, तो सबको एक जगह लेकर आए। एक जगह लाने के बाद क्या मालूम चला कि इसमें क्या समस्या था। उसके बाद फिर हम आइडिया में गए, प्रोटोटाइपिंग में गए। ठीक है, अब देखिए हम बताते हैं आपको कुछ कुछ केस स्टडी और बताते हैं। फिश मार्केट, ठीक है, अभी हम लोग एक आइडिया पे काम कर रहे हैं और उसको हम लोगों ने डिजाइन थिंकिंग के द्वारा डेवलप किया है। वो क्या है, वो है मूवेबल फिश पार्लर। नाम सुना है आप लोगों ने, मूवेबल फिश पार्लर? ये पूरा ही यूनिक है और पीसीआरआई हैदराबाद के कोलैबोरेशन में डेवलप हुआ है वो। ठीक है, पीसीआरआई है, पैकेजिंग रिसर्च एंड क्लिनिकल सेंटर है हैदराबाद में, पीसीआरआई। तो पीसीआरआई के कोलैबोरेशन से डेवलप हुआ मूवेबल फिश पार्लर, जहां पर कुछ बच्चों को प्रोजेक्ट दिया गया कि आप फिश मार्केट को असेस करके आइए कि फिश मार्केट में क्या चैलेंज है और पब्लिक जो फिश खरीद रहे हैं उनका क्या चैलेंज है। तो बहुत सारे डेटा हम लोग के पास आए। ये हम लोग का डेवलपमेंट है, अभी उसको आईकैट नहीं मिला है, इसलिए मार्केट में आया नहीं। आईकैट सर्टिफिकेट के लिए रुका हुआ है वो। आईकैट सर्टिफिकेट लेने के बाद आ जाएगा। उसका कॉस्ट रखा गया है करीब अप्रॉक्स 3.5 लाख। आईकैट जैसे ही मिलेगा, बहुत सुंदर मॉडल है, वो मार्केट में आएगा। तो जैसे ही लोगों से पूछा गया, बहुत सारा डेटा लिया गया, तो उनका पहला कंसर्न था कि जहां मछली काटी जाती है वो बहुत गंदा जगह रहता है, और कुछ लोग बोले कि बहुत स्मेल भी देता है, कुछ लोग बोले बहुत गंदा पानी से धोता भी है उसको। मतलब हाइजीन जो है द मेजर कंसर्न था। तीसरा है कि फिश लाइव भी होना चाहिए, ये भी उनका कंसर्न था।
लाइव फिश और हाइजीन। तो और तीसरा कंसर्न था कि अगर डूर स्टेप पे आ जाए तो बहुत बढ़िया है। तो एक ई व्हीकल बनाया गया। ई व्हीकल में 6 कंपार्टमेंट बनाया गया। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, हम उस मॉडल को दिखा नहीं पाए आप लोग को, दिखाता तो बहुत अच्छा लगता है, तो अगर फोटो खींच के आपको दिखाते, हम लोग पास पड़ा हुआ है यहीं पे। तो उसमें 6 कंपार्टमेंट बनाए गए। एक कंपार्टमेंट को बनाया गया 1 मीटर बाई 500 mm का एक स्लॉट, एक हाइट जिसको दिया गया 500 mm। और उसमें चूंकि वाटर में क्या होता है, डिजॉल्व ऑक्सीजन रहती है, मछली बहुत देर वाटर में टिकती नहीं है, वो वाटर से ऑक्सीजन को निकालती है, मतलब बहुत ब्रेन स्टॉर्मिंग हुआ उस पर। और तो उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन कमे नहीं, इसके लिए एक एरेटर लगाया गया। एरेटर लगाने के बाद टेस्ट किया गया कि मछली कितना देर जिंदा रह सकती है। तो इट वाज फाउंड दैट कि इट कैन सस्टेन अप टू 48 आवर। 48 आवर तक उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 2 दिन तक। ठीक है। स्टॉक कैपेसिटी कितना, तो स्टॉक कैपेसिटी उसमें लाया गया 300 kg का स्टॉक कैपेसिटी। अच्छा, फिश को कटिंग करने के लिए एक अलग चैम्बर बनाया गया, इसके वेस्ट मटेरियल के लिए अलग चैम्बर बनाया गया, और उसको वॉश करने के लिए उसके ऊपर में हमने एक अलग स्टेनलेस स्टील का टैंक बनाया, जिससे कि फ्रेश वाटर से वो जो क्लीनिंग और सफाई हो रहा था। अब ये सब एम्फेथाइज हो गया, डिफाइन हो गया, आइडिएट हो गया, मॉडल तैयार हो गया। प्रोटोटाइपिंग में बहुत डर था कि बिकेगा कि नहीं बिकेगा। पटना का एक जगह है पाटलिपुत्र चौराहा, पाटलिपुत्र चौराहा का एक कॉलोनी में फर्स्ट डे उसको लगाया गया, और फर्स्ट डे में 3 आवर में 300 kg फिश सोल्ड आउट हो गया। 3 घंटे में 300 kg फिश बिक गई फर्स्ट डे। तो आइडिया प्रोटोटाइप जो कंप्लीटली वैलिडेट हो गया, और अभी वो आईकेट के लिए है। अभी मार्केट में ऐसा है नहीं, माने उस तरह से यूनिक डिजाइन जिसमें कि वो बैटरी ऑपरेटेड है। ठीक है, वो व्हीकल जो है पूरा बैटरी ऑपरेटेड है, और लिथियम आयन बैटरी से इनेबल्ड है, पूरा फर्स्ट क्लास बनाया हुआ है, बहुत सुंदर डिजाइन है। सुंदर दिखना भी चाहिए, वो भी एक मैटर है। तो मेरा कहना है कि आप लोग भी कोई छोटे छोटे प्रॉब्लम को उठाइए, उसको समझिए, कोशिश कीजिए कि उसको सिस्टमेटिक वे में हम बॉटम डाउन से ला करके और ऊपर की ओर सॉल्व करें, तो ज्यादा जो है सो सॉल्व होगा। इसी सिलसिले में एक अलग मॉडल्स है, वो मॉडल्स डिजाइन थिंकिंग का एक पार्ट है, और उसको आजकल लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, वो भी टोयोटा का ही है। उस टोयोटा ने लाया 5Y सर्विस के लिए, 5S था, उसके बाद लाया 5Y। तो 5Y को भी ये जब हम कोई सर्विस का डिजाइन करते हैं, तो प्रोडक्ट डिजाइन की बात हो गई, कोई सर्विस का डिजाइन करते हैं तब वो ज्यादा इंप्लीमेंट होता है। जनरली अक्सर जितना भी बुक लिखा गया वो सब प्रोडक्ट डिजाइन को ही लेकर के लिखा गया, डिजाइन थिंकिंग। लेकिन उसके लास्ट में वो सर्विस थिंकिंग को भी इंक्लूड किया गया है। क्योंकि अभी टॉपिक को हम फिनिश करना चाह रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सर्विस को भी हम डाल दें थोड़ा हल्का सा आपको, ताकि आप इंटरफेस हो सके कि सर्विस भी उसमें है। तो 5Y में क्या है कि मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति ऑफिस आता है और वो लेट हो जाता है। लेट होने के बाद उसके जो बॉस है वो पूछते हैं कि आप लेट क्यों हुए, सवाल है। तो फिर वो दूसरा रीजन बताता है सपोर्ट में कि हम इससे लेट हुए। फिर जैसे मान ले कोई लेट हुए, तो बोले कि चलो हम उठने में लेट हो गए, आई वेक अप लेट टुडे, इसलिए लेट हो गए। तो सवाल था फिर आगे हो सकता है व्हाई, क्यों भाई उठने में लेट क्यों हो गई। तो बोल सकते हैं कि अलार्म क्लॉक डिड नॉट वर्क प्रॉपरली। अब बोले भाई, तो फिर सवाल आती है कि अलार्म क्लॉक काम क्यों नहीं किया आपका। तो बोल सकते हैं कि बैटरी जो है एग्जॉस्टेड था। तो बैटरी एग्जॉस्टेड क्यों था, वो भी एक सवाल है, बैटरी क्यों था। तो सोचता है कि आई फॉरगेट टू चेक, हमने बैटरी को चेक नहीं किया। तो ये क्या हुआ, रूट कॉज हुआ। हम टॉप में एक प्रॉब्लम था, हमने प्रॉब्लम को असाइन किया, प्रॉब्लम में वाई 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 लगाकर कहाँ पहुंचे, रूट पे पहुंचे। इसको हम बोलते हैं रूट कॉज एनालिसिस। ये सर्विस में ज्यादा अप्लीकेबल है, या मशीन में भी अप्लीकेबल है, जहां पे सर्विस की बात आती है, जहां पर मेंटेनेंस की बात आती है। ठीक है, आजकल वेराइटी का मेंटेनेंस चलता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, तरह तरह के चलते हैं। तो मेरा कहना है कि ये जो प्रोसेस है, थिंकिंग प्रोसेस है, ये सर्विस में भी एप्लीकेबल है, उसके लिए भी टूल्स बना दिए गए हैं। अच्छा, अभी सर्विस को लेकर के जो पब्लिक का परसेप्शन है, अब जैसे क्लास में कोई बैठता है, अक्सर जो मैक्सिमम बुक लिखी गई है, पता है किस पे लिखी गई है डिजाइन थिंकिंग को लेकर के, आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितना हम बोले उस पर किसी पे किताब नहीं मिलेगी आपको ज्यादातर।
मैक्सिमम किताब इस पे लिखी गई है कि बच्चे क्लास में पढ़ें कैसे, डिजाइन थिंकिंग में। मैक्सिमम अगर आप बुक पलटेंगे, मैक्सिमम किताब जो इंडिया में अवेलेबल है, उसमें यही मिलेगा आपको कि बच्चे को कैसे पढ़ाएं डिजाइन थिंकिंग से। अब पता नहीं वो रिलेवेंट है भी कि नहीं है। मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूँ अपना अपना जब हम खड़गपुर में पढ़ते थे, तो उस समय मेरे एक प्रोफेसर थे असीमा रॉय चौधरी। तो असीमा रॉय चौधरी क्या करते थे कि उन्होंने कभी पेन पेपर नहीं लिया, वो एक स्क्रीन खोलकर बैठते थे और कभी खड़ा होकर भी नहीं पढ़ाया, और स्क्रीन पर जो भी पढ़ाते थे लिखते जाते थे, और स्क्रीन में ही ग्राफ व्राफ बनाते, जो भी करना था उसमें करते रहते थे। और लास्ट में क्या करते थे, सारे स्टूडेंट का फोटो खींचते थे और लास्ट स्लाइड में फोटो लगा देते, और फिर सबको कॉपी करते, सेव करते और मेल टू ऑल कर देते, सबको मेल कर देते थे। तो उसका बेनिफिट ये है कि आज तक नोट जो है सो प्रिजर्व है मेरे पास, सारा मेल में पड़ा हुआ है नोट्स उनका। बाकी सब नोट से 10-15 सालों में कहां से कहां चले गए, कभी दिया खा गया, कुछ हो गया, गल गया, सड़ गया, लेकिन वो नोट्स आज तक प्रिजर्व है। वो भी एक इनोवेशन था, वो भी एक तरह का इनोवेशन था कि बच्चे कभी अटेंटिव नहीं होते हैं, कुछ बच्चे नोट्स लिख लेते हैं, कुछ इस भरोसे रहते हैं कि मेरा दोस्त लिख लेगा, बड़ा तेज है पढ़ने में, मैं तो कुछ लिखा है, छोड़ना, हम मुझे क्या लिखना है, मेरा दोस्त लिख लेगा। कुछ लोग समझते भी नहीं है, छोड़ना, मुझे क्या समझना है, बगल वाला से पूछ लेंगे, ये तो समझदार लड़का है, मालूम चला वो भी समझदार नहीं है। ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स रियलिटी, अगर आप डिजाइन थिंकिंग बेसिस पे जाके और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टडी करेंगे, तो आप पाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं, ये इसलिए नहीं बनाते हैं कि मेरा दोस्त बना रहा होगा, और कुछ लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो छोड़ना, मुझे क्या समझना है, उसके पास शाम को जाऊंगा समझ लूंगा, और मालूम चलता है कि वो भी नहीं समझा, ये भी नहीं समझा। तो इस तरह के बहुत सारे स्टडी किए गए यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि ये सब तो यूनिवर्सिटी से ही पैदा हुआ है, स्टैनफोर्ड से ये सब टर्मिनोलॉजी ज्यादा पैदा हुई, तो स्टूडेंट पे ही ज्यादा रिसर्च किया गया है कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाना चाहिए, कैसे उनको प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे नोट्स बनाने चाहिए। मैक्सिमम फोकस जो है इसी पे रहा है इन लोगों का। उसी में फिर DC++ बहुत सारे IIT ने इनकॉर्पोरेट किया, हम लोग इसमें अभी कुछ और इनकॉर्पोरेट हो गया होगा। अब डिजाइन थिंकिंग के बाद जो इनोवेटिव डिजाइन्स है, इनोवेटिव डिजाइन्स और ट्रेडिशनल डिजाइन्स को हम शायद प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, इसलिए इसको ज्यादा कवर करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि इनोवेशंस, कुछ कुछ ऐसे इनोवेशंस हैं जो कि यूनिकॉर्न बन गए, मतलब $1 बिलियन की इकोनॉमी बन गई सडन 1-2 सालों में। अब उसका जो भी रीजन रहा हो, अब उसको लोग, चूंकि जब ऐसी चीजें हो जाती है तो केस स्टडी में डाल दी जाती है, और फिर केस स्टडी में आती है, फिर वो किताब का रूप ले लेता है, फिर बच्चों को पढ़ना पड़ता है, अननेसेसरी बच्चे गाली देते हैं क्या क्या हो गया। तो अभी मान लीजिए इंडिया में फिजिक्स वाला है, ये भी है $1 बिलियन कंपनी हो गई फिजिक्स वाला की। उबर है, ओला है, आपको लेंस कार्ट है, ये सब स्टार्टअप है, ये सब स्टार्टअप है, और ये सब $1 बिलियन की कंपनी हो गई, तो ये सब यूनिकॉर्न बन गया। तो उसके बाद जो है सो अब ये सब भी डिजाइन थिंकिंग के स्टडी फ्रेम में आ गए हैं कि आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। क्योंकि आखिर नया बिजनेस कोई सोचता है तो कैसे सोचेगा, दूसरे को देखकर, दूसरे की सक्सेस को लोग स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करने के बाद फिर अपना प्रयास करते हैं। तो किसी दूसरी की थ्योरी को कॉपी करना किसी भी जगह से गलत नहीं है, वो जायज है, क्योंकि हम मैक्सिमम चीजें कॉपी करके ही सीखते हैं। इनोवेशन भी बहुत सारे इनोवेशन में कुछ कुछ कॉपी रहता है, कुछ कुछ अपना इनकॉर्पोरेशन रहता है। अगर कोई फ्रेश बनाना चाहे तो असंभव है। तो किसी की आइडिया को कॉपी करना, किसी के आइडिया को कॉपी करे उसमें कुछ और मिक्स कर देना, ये सब इनोवेशन है। कोई एग्जिस्टिंग आइडिया है उसको हम लेकर आए हैं और उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो इनोवेशन बन जाएगा। ठीक है, समय हो गया है और मुझे भी थोड़ा सा एक मीटिंग में जाना है। कुछ क्वेरी है तो बोलिए। Sir, for startup students or anyone who is going to start, then bond funds. Dear, bond fund. Funds. Funds means how to generate the funds. Yes. See, first the startup have to be analyzed कि how much money is required to initiate the business. ठीक है, they must have in their mind clearly,
and accordingly they have to prepare a pitch. ठीक है, means projections have been thrown before the audiences, before the team, before the committee. ठीक है, unless and until you cannot throw the proper projections ki I will invest here this much amount, I will invest in marketing this much account, and in the last my investment will be my investment will be profitable. Means complete DPR जो होती है, detailed project report, at the end you have to show कि you are a profitable business, you are going to start in future. आप जो बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, इसको आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उस फंडिंग को दिखाना पड़ेगा। आप कहीं भी अप्लाई कीजिए, चाहे वो एंजल के पास कीजिए, वेंचर के पास कीजिए, नीति आयोग के पास कीजिए, या स्टेट का इनोवेटिव एजेंसी है उसके पास कीजिए। वहां पे इनोवेशन एक जगह है, लेकिन आपको पूरा इकोनॉमिकल एनालिसिस आपको खुद ही करना होगा, क्योंकि वो मांगेंगे कि आपका जो है सो रेवेन्यू मॉडल दिखाइए, उसको बोलते हैं रेवेन्यू मॉडल। आपका रेवेन्यू मॉडल क्या है, आप पैसा कहाँ से अर्न कर रहे हैं, और जो अर्न कर रहे हो क्या बेनिफिट होगा। अगर आपको हम 10 लाख देंगे तो एक साल में कितना कमाएंगे आप। कंप्लीट प्रोजेक्शन आपके दिमाग में होना चाहिए। केवल तकनीकी ज्ञान होने मात्र से आपको कहीं फंड मिल जाएगा, यह असंभव है। ठीक है, लगता है हिंदी ज्यादा हो गया कलिस्ट, समझ में आ रही है? Yes, sir. Thank you. Any other? Thank you, sir. Thank you very much for this session. Thank you, Santosh. This is a very fruitful for our institutes and staff and students, and a lot of learning facts in this session. So thank you, Santosh. Very warm welcome in futures in any events in this type of the IIC session. And thank you. I will be always available whenever you required, or your students, your faculty member, any kinds of support or any kind of idea if they want to know from our sides, I am always available. Very kind of you, sir. Thank you very much. Thank you. So can I leave the session now? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you all the students. Thank you all the staff. Thank you, Santosh sir. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. You may leave or end the session. Yes, thank you all diploma, degree, non-teaching, teaching staff who have joined there and who have arranged this session. I am closing this meeting now. Thank you all. Thank you very much. Thank you, sir.